जय हिंद छात्रों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे शिक्षा के आधार के रूप में समाजशास्त्र, है ना। इसमें कोई मतलब शिक्षा और समाजशास्त्र समान होते हैं, इसमें कोई भी मतभेद नहीं है, है ना। मतलब जैसे समाज की संरचना, उसकी ज़रूरतें, उसमें उपलब्ध अलग अलग जो हैं तरह के स्रोत तथा समाज की शिक्षा की नीतियों के मतलब आधार पर ही तय किए जाते हैं। कहा भी जाता है कि शिक्षा के रूप में ही समाज का निर्माण होता है। मतलब जिस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी आगे की पीढ़ी को, उसी प्रकार से हमारा समाज होगा, है ना। मतलब उसी के आधार पे ही हमारा समाज बनेगा, है ना। असल में शिक्षा प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग होते हैं, जो होते हैं एक विद्यार्थी होता है, एक शिक्षक और एक पाठ्यक्रम होता है। मतलब जो विद्यार्थी होते हैं, बालक होते हैं, वही हमारे देश का भविष्य होते हैं। तो इसमें मतलब देश के भविष्य को, समाज को सुधारने और समाज का निर्माण करने में एक विद्यार्थी और दूसरा शिक्षक और एक तीसरा जो है पाठ्यक्रम, कि हम उन्हें क्या शिक्षा देते हैं और वे बच्चे क्या सीखते हैं, इसके आधार पर हमारे समाज का निर्माण होता है ना। सामाजिक आधार माने जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य समाज की जो है जनता के अनुसार तय किए जाते हैं। जो हमारा समाज होता है उसमें जो लोग होते हैं उन्हीं के ही अकॉर्डिंग जो है हमारी शिक्षा नीति तय की जाती है ना। शिक्षा की प्रक्रिया के विभिन्न अंग निरंतर ही समाज के स्वरूप से प्रभावित रहते हैं, है ना। शिक्षण की सामग्री का निर्माण तथा शिक्षण पद्धति समाज के स्वरूप पर ही निर्भर करती है ना। इसके स्वरूप में आने वाले परिवर्तन भी समाज की बदलती ज़रूरतों पर ही निर्भर होती है। शिक्षा की प्रक्रिया जहाँ एक वर्तमान स्थितियों से तथा भावी स्वरूप से प्रभावित होती है या बदलती है, वहीं उस समाज की संस्कृति भी उसी में नियंत्रित होती है ना। संस्कृति का भी उसी के आधार पर परिवर्तन होता है। यही कारण है कि शिक्षा की प्रक्रिया को एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है ना। सही में मायने में देखा जाए तो जो है सामाजिक परिस्थितियों को छोड़कर शिक्षा की कल्पना, मतलब सामाजिक जो परिस्थितियाँ होती है उससे अलग हम मतलब किसी प्रकार की शिक्षा की कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि शिक्षा जो प्रक्रिया होती है, शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली जो सारी सामग्री होती है वो समाज से ही आती है। मतलब समाज के ही निर्माण के लिए हम लोगों को शिक्षा देते हैं। तो समाज से ही जो है जो हमारी शिक्षा है वो आती है ना। यदि थोड़ा और गहराई से सोचा जाए तो होगा कि शिक्षा एक प्रकार से समाज से ही निर्देशित होती है। हर समाज अपने रूप को तो बदलने अथवा रूप में रखने के लिए शिक्षा की योजना बनाता है, वह उसकी लक्ष्यों को तय करता है ना। लेकिन सरकार ने समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा को रूप देने के लिए समाज की अनेक आवश्यकताओं का बहुत बारीकी से जो है परीक्षण किया है और उन्हें उस समय भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को, मतलब उसी के अकॉर्डिंग भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित किया है। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र के विकास के लिए जो है अधिक से अधिक उत्पादन, ताकि समाज की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, है ना। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण किया जा सके ताकि लोग सही और गलत की पहचान कर सकें, है ना। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का मतलब संशोधन किया गया है, निर्माण किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हमने सुना होगा, जो मतलब जो हमारी देश की शिक्षा नीति है उसको सुधारने के लिए, उसको प्रबल बनाने के लिए उसका गठन किया गया था। उसके मतलब उस समिति का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि उसके आधार पे हम अपने देश की स्थिति, मतलब जो हमारा शिक्षा का स्तर है उसके बारे में हम जानें और उसमें सुधार करने की क्या कमी है और किस में क्या करना है, मतलब सुधार लाना है। इस प्रकार का जो है सब चीज़ का अवलोकन करके उसमें सुधार कार्य करने का जो है के लिए एक समिति का निर्माण किया गया था। उसके बाद उसकी समीक्षा जो है 1990 में, 4 साल बाद 1990 में की गई। और जिस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य राममूर्ति, है ना। जो कि इसके अध्यक्ष थे, जो मानवीय समाज की ओर मतलब इसका दृष्टिकोण था। इस नाम से भी इस बात की ओर इशारा मिलता है कि शिक्षा का लक्ष्य सूझबूझ वाले, इंसानियत को जानने व समझने वाले लोगों को बनाना होता है ना।
शिक्षा और समाज के अंतर संबंधों को समझने में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों और विषय वस्तुओं से काफ़ी मदद मिलती है ना। समाज के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया हो या फिर असमानता हो या फिर वांछना हो, सामाजिक न्याय हो, समावेशी शिक्षा हो आदि शिक्षा, इन सभी की जो सैद्धांतिक समझ के आधार पर ही समाजशास्त्र का मतलब निर्माण होता है। यदि कहा जाए तो शिक्षा के सामाजिक सांस्कृतिक आयामों को समझने के लिए समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की विशेष ज़रूरत होती है। अब देखेंगे शिक्षा का दार्शनिक आधार। दर्शन शास्त्र का प्रमुख कार्य जो है शिक्षा शास्त्र के एक बौद्धिक आधार शिक्षा शास्त्र जो है दर्शन शास्त्र को एक बौद्धिक आधार देने का कार्य करता है। कोई भी शिक्षा व्यवस्था जब तक पूर्ण या प्रभावशाली नहीं हो सकती तब तक पूर्ण और प्रभावशाली नहीं हो सकती जब तक वह सुव्यवस्थित दार्शनिक चिंतन पर आधारित ना हो, है ना, जब तक वह रोचक ना हो। यदि शिक्षा को एक तार्किक चिंतन का आधार प्रदान करना है तो इस दृष्टिकोण से शिक्षा संबंधी विभिन्न आयामों को एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करना दर्शन शास्त्र का जो मुख्य लक्ष्य होता है। यदि यह भी माना जाता है कि शिक्षा जो है दर्शन शास्त्र शिक्षा संबंधी आत्मचेतना से प्रेरित आलोचनात्मक मीमांसा है। इसके अंतर्गत शिक्षा संबंधी विभिन्न धारणाओं को, संकल्पनाओं को अथवा चिंतनों को के निहितार्थों की जांच पड़ताल खोज की जाती है। सामान्य अनुभव अथवा जो है विशेष रूप से अपनाई गई दार्शनिक तकनीकों से प्राप्त शिक्षा संबंधी सूचनाओं को, जानकारियों को, ज्ञान को अधिक स्पष्टता प्रदान करना प्राप्त होने लगती है। इसका कारण यह है कि शिक्षा के उद्देश्यों का संबंध व्यक्ति के जीवन लक्ष्य से गहरे रूप से जुड़ा रहता है और बुनियादी तौर पर जीवन लक्ष्य जीवन दर्शन का ही एक रूप होता है। शिक्षा के दार्शनिक तत्वों के बिना शिक्षा की प्रकृति को समझना मुश्किल है। यह भी माना जाता है कि इसका मूल उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को एक ऐसा ठोस आधार देना होता है जिसके द्वारा मानव जीवन के विभिन्न समस्याओं की पहचान करके उन समस्याओं को दूर किया जा सके। इस रूप में जो है दर्शन संबंधी शिक्षा जो है विभिन्न गतिविधियों के आधार के रूप में कार्य करता है। अतः इसके अंतर्गत विभिन्न दार्शनिक मान्यताओं, विचारों और सिद्धांतों के जो शिक्षा संबंधी निहितार्थ होते हैं उसकी जो है चर्चा होती है। दर्शन शिक्षा के निम्न जो है दर्शन शिक्षा के निम्न प्रकार के प्रश्नों के जवाब को भी खोजने में उसकी सहायता उसको सहायता प्रदान करती है। और शिक्षा दर्शन के जो प्रश्न होते हैं उसके अंतर्गत उसमें आते हैं कि शिक्षा की प्रकृति क्या है अथवा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा की सामग्री क्या होनी चाहिए, ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, ज्ञान की प्रामाणिकता कैसे परखी जाएगी, मूल्य क्या होता है, उसकी शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए। ऐसे प्रश्नों को स्पष्टीकरण के लिए दर्शन शास्त्र शिक्षा को आधारभूत सामग्री देता है ताकि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जा सके। अतः शिक्षा को दर्शन के विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत उनके जो है ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा संबंधित मान्यताओं पर निर्भर जो है रहना होता है ना। अब हम देखेंगे शिक्षा के आधार के रूप में इतिहास को, है ना। यह स्पष्ट है कि शिक्षा को एक सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है जिसकी जड़ें इतिहास से ही सिंचित होती है ना। किसी भी चीज़ का जो भविष्य होता है वो इतिहास पर ही थोड़ा बहुत निर्भर होता है। इसलिए शिक्षा स्वयं की एक ऐतिहासिक विषय है। इसके इतिहास के विश्लेषण से ही हम जान पाते हैं कि विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के कारण शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार जो है निरंतर परिवर्तित होता रहा है। आज जिसे शिक्षा माना जाता है
उसमें कई सदियों के दौरान चली आ रही शैक्षिक चिंतन एवं गतिविधियों के प्रभावों का समावेश है। अतः वर्तमान में शिक्षा के दौरान चली आ रही जो शैक्षिक चिंतन एवं गतिविधियों का जो प्रभाव होता है ना। अतः वर्तमान में शिक्षा की स्थितियों को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों को जानना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि यदि शैक्षिक नीतियों का ही विषय लें तो इससे राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के कारण निरंतर परिवर्तन आते रहे हैं। इसकी सैद्धांतिक जो है इसे सैद्धांतिक बनाने के लिए शिक्षा के इतिहास का आधार होना जरूरी है। लेकिन इसका लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या में शिक्षा के ऐतिहासिक आधारों का समावेश बहुत ही सीमित दृष्टिकोण से होता रहा है ना। देखिए, जब हम किसी से यह पूछते हैं है ना, अथवा स्वयं विचार करने के लिए बैठते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तब हमारे समझ में कई प्रश्न उठते हैं। और जैसे कि समाज किस कार्य को इससे अछूता छोड़ जाएगा, क्या हम शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित कर सकेंगे, शिक्षा के उद्देश्यों का क्या समाज के उद्देश्यों शिक्षा का उद्देश्य क्या समाज के उद्देश्यों से भिन्न है, इस प्रकार से है ना। शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित यही सवाल इसे एक विमर्श का विषय बनाते हैं, है ना। भारतीय संदर्भ में इन प्रश्नों का विमर्श के लिए हम भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, समानता और न्याय के मूल्यों को लेकर भी लोगों की समझ अलग अलग होती है। अतः इस संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करना भी अति जटिल है ना, बहुत कठिन है। शिक्षा के उद्देश्यों को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक व्यक्तिपरक और दूसरा समाज के आधार पर, है ना, समाज की संरचना के आधार पर। अर्थात लोगों की शिक्षा कही जाने वाली प्रक्रिया से अपेक्षा हो सकती है कि उससे एक खास प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण होगा। वहीं यह उम्मीद भी हो सकती है कि एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था से एक खास तरह के समाज को बनाने में सहायता मिलेगी। यहाँ शिक्षा व्यवस्था से तात्पर्य सिर्फ विद्यालय मात्र से नहीं है, बल्कि समाज की सभी संस्थाएं जो व्यक्ति के संपर्क में आती हैं। अक्सर हम स्कूली व्यवस्था को ज़रूरत से ज़्यादा प्रभावशाली मान लेते हैं। अगर हम यह भी माने कि स्कूलों में सभी शिक्षक और पूरा माहौल एक विशेष दर्शन से पूरी तरह संचालित है, तो भी हमें याद करना चाहिए कि व्यक्ति पर असर डालने वाले और भी कई महत्वपूर्ण कारक होते हैं। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि क्या स्कूल और शिक्षा जो है पर्यायवाची है। जब कोई यह कहता है कि आज का स्कूल वैसा वातावरण नहीं है कि शिक्षक विद्यार्थी संबंधी वैसे नहीं है जैसे पहले थे, तो वह एक स्तर पर यही आलोचना कर रहे हैं कि स्कूल में जो हो रहा है उसे वह शिक्षा नहीं मानना चाहते हैं, है ना। शिक्षा शब्द एक सराहनीय प्रक्रिया के लिए प्रयोग होता है, इसलिए हमारे पास कुशिक्षा या खराब शिक्षा जैसे शब्द भी हैं, है ना। शिक्षा जैसी प्रक्रिया के बारे में सिर्फ शिक्षा विवेचक ही नहीं बल्कि आम इंसान भी इस पर अपनी राय रख सकते हैं। उसका प्रमुख कारण यह भी है कि वे भी उनमें भागीदार हैं और उससे प्रभावित होते हैं। शिक्षा कैसे सबकी चिंता का विषय है, यह इससे स्पष्ट होता है कि अक्सर किसी प्रशिक्षित शिक्षक के पढ़ाने को लेकर उसके विद्यार्थियों एवं उसके अभिभावकों की जो राय होती है वो अलग अलग होती है। हो सकता है कि शिक्षिका रोज़ अपनी कक्षा के बाहर खेलने ले जाती हो और विद्यार्थियों के अभिभावकों की अपेक्षा के हिसाब से यह एक जो है निरर्थक गतिविधि है, क्योंकि जो पालक होते हैं, विद्यार्थियों के अभिभावक होते हैं, वो बच्चों को जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय भेजते हैं, लेकिन टीचर उसे खिलाने ले जाती है। अतः शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति कोई भी एक आदर्श समझ नहीं हो सकती, क्योंकि बालकों को पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधि में भी आगे आना और अपने
मतलब माइंड को एक्टिव रखना भी ज़रूरी है। कंटिन्यू पढ़ता रहेगा तो भी उसका मतलब माइंड थोड़ा सा मतलब पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा मतलब रोचक बनाने के लिए खेल ये सब भी ज़रूरी है ना। इस मतलब इसको समझने में विभिन्न दार्शनिक आधार हो सकते हैं। कौन व्यक्ति इसे किस तरह से समझेगा, कौन क्या समझेगा, इस टाइप से सबका अपना अपना अलग अलग राय होता है। तो है ना, इस प्रकार से हम दार्शनिक आधार को शिक्षा के लिए जोड़ते हैं, है ना। इसमें देखेंगे चिंतन बिंदु, है ना। शिक्षा का उद्देश्य जो है प्रेरणा देना और सिखाने के अवसरों में वृद्धि करना होता है, जिससे बच्चे के ज्ञानार्जन की जो कला का विकास हो सके, है ना। दूसरा देखेंगे कि बच्चों में सतत नवीन ज्ञान हासिल करने की भावना को प्रयत्न मतलब प्राश्रय देना, है ना, जिससे वे परिस्थितियों से सामंजस्य बना सके। उसके बाद है बच्चों में ज्ञान के अतिरिक्त विभिन्न कुशलताओं एवं वांछित मूल्यों का विकास करना होता है। उसके बाद है बच्चों में स्वचिंतन तथा जिम्मेदारीपूर्ण आचरण का विकास करना, उसमें सौंदर्य बोध विकास करना, जिससे ये अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सम्मान का भाव मतलब रख सके। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, आत्मविश्वास का विकास करना, सामाजिक मूल्यों का संवर्धन करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश करना, जिससे एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और आत्मविश्वास जगाना, सामाजिक मूल्यों का संवर्धन करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश करना और अपने और दूसरों के धर्म के प्रति मतलब समान भावना का विकास करना, अपने राज्य और देश की विभिन्नता की समझ और उसके प्रति आदर भावना रखना, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे जो हैं मतलब दार्शनिक आधार होते हैं, जिसके आधार पर मतलब शिक्षा के उद्देश्यों का मूल्य पूर्ण होता है। अब देखेंगे कि एक लंबे समय तक माना जा रहा है कि शिक्षा छात्रों और शिक्षकों के बीच के अंतःक्रिया की दो ध्रुवीय प्रणाली है, जिसका एक ध्रुव सिखाने वाला और दूसरा ध्रुव छात्र होता है जो सीखने वाला होता है ना। मानव जीवन के प्रारंभिक काल में जब जीवन अपेक्षाकृत सरल था, तो सामान्य शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया की ही रही होगी। आज भी हम गांव में सहज एवं सामान्य समूहों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया या बातचीत में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को मतलब होते देखे हैं। परंतु मानव जीवन का जटिल स्तर ज्ञान, मूल्यों एवं अनुभवों से सीखने सिखाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत जो है विशिष्ट हो जाती है। देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों में आए बदलाव के शैक्षिक प्रणाली में ज्ञान प्राप्ति के तरीके और इससे अध्यापक की भूमिका को नए सिरे से तराशने और समझने की ज़रूरतों पर बल दिया गया है ना। आज हम इस अवधारणा पर बल दे रहे हैं कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, परंतु आज भी शिक्षक पूरी शिक्षण प्रक्रिया पर हावी रहता है। ज्ञान की प्रक्रिया उन्हीं से शुरू होती है और ये ही उसको नियंत्रित करती है ना। कक्षा का शिक्षण प्रक्रिया में उसी का वर्चस्व है। प्राचीन काल में यह वर्चस्व और भी शक्तिशाली था। वह चाहे तो कुछ लोगों को शिक्षा दे सकता था और चाहे तो कुछ लोगों को उससे वंचित रख सकता था, है ना। परंतु आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इस प्रक्रिया को प्राश्रय देना देश और राज्य के हितों में समुचित नहीं समझा जाता था, है ना। आधुनिक शिक्षा की परिप्रेक्ष्य में लगभग सभी शिक्षाविद एक बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की वकालत करते हैं, जहां ज्ञान को प्राप्त करने में विद्यार्थियों को पूरी स्वतंत्रता दी जाए, है ना, तथा शिक्षा एक सहायक के तौर पर उसकी मदद करे। इस प्रकार से अगर मूल रूप से देखा जाए तो रूस का प्रकृतिवाद हो या पेस्टोलॉजी का अन्वेषणवाद हो या फिर फोब्रेल का जो है किंडरगार्टन पद्धति हो या मारिया का मॉन्टेसरी पद्धति हो, है ना, सभी को बच्चों के केंद्र मानते हुए अध्यापकों की सापेक्षिक भूमिका निर्धारित करने का प्रयास किया है। और भारतीय जो है संदर्भ की बातें करें तो जो गीजू भाई हैं
बधेका हैं, गुरुदेव हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, कृष्णमूर्ति जी हैं, जैसे अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से ऐसे ज्ञान के निर्माण पर बल दिया है जिसका सृजन बच्चे स्वयं करें। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस समस्त प्रक्रियाओं का सूत्रधार अध्यापक ही है, जो समय परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में परिलक्षित होता है ना। इस चर्चा से एक बात उभर कर सामने आती है कि शिक्षा शास्त्री चाहे प्रकृतिवाद हो या आदर्शवादी, या यथार्थवादी हो या प्रयोगवादी, या फिर निर्माणवादी दृष्टिकोण के पक्षधर हूँ, इस बात को स्वीकार करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना है या नहीं, है ना। यदि हाँ, तो यह सही है कि विविध विधियाँ अलग अलग हो सकती है जो ज्ञान के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कर सकती है। यह संपूर्ण रूप से एक बच्चे के विकास में सहायक हो सकती है ना। शिक्षा जो है, शिक्षा की स्कूली प्रक्रिया को हम 3 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। एक विषयगत ज्ञान समझ, जैसे गणित, भौतिक, इतिहास, भाषा आदि। दूसरा कला काम और क्षेत्र, तमाम तरह के हुनर, चाहे मुख्यतः उपयोगी हो या सुंदर। और तीसरा मूल्य है, तीनों ही हिस्सों के प्रति हमारा व्यवहार क्या होगा, यह हमारी नज़र के मतलब शिक्षा के उद्देश्यों पर ही निर्भर करती है। यहाँ यह बात रेखांकित करना आवश्यक है कि आपका जो है दर्शन सरल भाषा में अच्छे समाज व व्यक्ति के बारे में ख्याल करना। ऐसा भी हो सकता है कि आप माने कि एक वर्ग के बच्चे के लिए तो कला की शिक्षा जरूरी है और दूसरों के लिए जो है यह बेकार की चीज़ होती है ना। दूसरी तरह से बच्चों को आज्ञाकारी बनाना, अपने मन में व्यवहार की जो पड़ताल करने की जो जानने की इच्छा होती है, जिन्हें हम शिक्षा के उद्देश्य कहते हैं, क्या वे सबके लिए समान है या अलग अलग जो है पृष्ठभूमियों के बच्चों के लिए अलग अलग होनी चाहिए। इस प्रकार से देखेंगे कि ज्ञान की आवश्यकता और समझ क्या होती है ना। हम ज्ञान किसे कहते हैं, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी एक मानक परिभाषा नहीं बनाई जा सकती है इसके बारे में। हर व्यक्ति के लिए ज्ञान का जो है अर्थ अलग अलग होता है, अलग अलग मतलब होता है। जो विद्यालय में बच्चों एवं शिक्षकों या शिक्षिकाओं के लिए ज्ञान क्या है, हमारे लिए यह जानना जरूरी है, लेकिन इसके लिए हमें स्वयं को पहले मतलब ज्ञान की अवधारणा से परिचित कराना होगा। आइए इसे संबंधित विभिन्न आयामों का विश्लेषण करते हैं, है ना। ज्ञान की अवधारणा से संबंधित जो है दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान के साधन क्या हैं, जानने वाले अर्थात ज्ञाता और ज्ञान के बीच क्या संबंध है, ज्ञान की सत्यता अथवा असत्यता कैसी परखी जाएगी। ज्ञान के इस आयाम का अध्ययन ज्ञान मीमांसा कहलाती है। यह दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। इस संदर्भ में यह भी माना जाता है कि शिक्षा और ज्ञान का संबंध अटूट होता है। इस संबंध के महत्व को स्पष्ट करते हुए हम कहेंगे कि शिक्षा के लिए ज्ञान की समस्या जिसकी ज्ञान मीमांसा विवेचना करती है, उसी प्रकार महत्व की भी वास्तविकता होती है ना। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो यह ज्ञान मीमांसा ही है जो शिक्षक को यह आश्वासन देती है कि वह जो कुछ अपने विद्यार्थियों को दे रहा है वह सत्य है। क्या कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर उस समय विश्वास किया जा सकता है जब हम मानवीय संपत्तियों में से सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु अर्थात ज्ञान के विकास के कार्य में संलग्न हों, है ना। या क्या उसे अंतर्निहित अपने संवेदनाओं, किसी मतलब ग्रंथों में श्रद्धा, अपने बड़ों की राय या फिर किसी अन्य ऐसे ज्ञान के आधार पर जो सुविधा से मिल जाए उस पर विश्वास करना चाहिए, है ना। प्रायः हम इस बात से परिचित हो चुके हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया बुनियादी तौर पर ज्ञान के जो है आदान प्रदान पर आश्रित एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यहाँ यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि दैनिक जीवन में ज्ञान शब्द का प्रयोग अनेक अर्थ में किया जाता है ना। परंतु सामान्य तौर पे इसे जानने की प्रक्रिया के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यह जानना मतलब सूचना अथवा परिचय जो है अन्य अर्थों का सूचक होता है ना। मेरे विद्यालय की शिक्षिका जो है इस वाक्य के ज्ञान का
प्रयोग जो है योग्यता के अर्थ में किया जाता है। मैं अपनी है ना, इस प्रकार से अनेक हम मतलब अनेक प्रकार से अपने शब्दों में इसे बयां कर सकते हैं।